गुड ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम में 6:30 बजे करीब आईपीएफ के बारे में बात करते हैं। 19 आईपीएफ हमने किए हुए हैं, जिसमें 15 आईपीएफ पॉलिटी से संबंधित हैं और बाकी जो अभी हम लोग कर रहे हैं 16वें आईपीएफ से वो ये इन्वायरमेंट से कर रहे हैं। ओके, तो ये देखो 20वां दिन है और ये 20वीं क्लास है। तो साथ ही साथ इसके हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं तो वो कैसे हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने तो बता दिया कि ये चीज़ पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन भी मैं आपको इसी जो है स्वरूप में दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपका आज हम लोग बात करते हैं। देखो, इसमें भी हम लोग जैव विविधता की बात करेंगे, पर्यावरण में जैव विविधता की ही बात करेंगे। ये 20वां आईपीएफ है। स्टार्ट करते हैं। आईयूसीएन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके बाद में फिर आगे और भी मुद्दे तमाम सारे हैं जो हमें देखने हैं। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है और यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो खास मुद्दा क्या रहा भी? ठीक है, ये प्रकृति संरक्षण के लिए काम करता है लेकिन संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है। अर्थात हालांकि ये अलग बात है कि संयुक्त राष्ट्र के तमाम सारे जो सम्मेलन होते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भूमिका निभाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र का ये अंग नहीं है। हाँ, देखिए, जैसे मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा इसको प्राप्त है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का ये अंग नहीं है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको आप आईयूसीएन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके द्वारा रेड डाटा बुक ये विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं आदि जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। तो एक मुद्दा ये आता है कि क्या केवल ये जीवों के बारे में रेड लिस्ट जारी करता है जिनका जो विलुप्ति के जो एक्सटिंक्ट जो एक्सटिंक्ट के कगार पे है? नहीं, तो आप ये कहेंगे कि ये पौधों और पशुओं दोनों की बात करता है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है और प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर की परिभाषा के अनुसार कहा गया है कि किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त या एक्सटिंक्ट नहीं माना जाएगा तब तक माना जाएगा जब तक वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष में ना देखी गई हो। तो एक्सटिंक्ट जो है तभी माना जाएगा जब तक वो अपने क्या बोला, प्राकृतिक आवास। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि वो संरक्षित की हुई क्षेत्र में, तो संरक्षण तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में अगर 50 वर्ष से अधिक समय तक नहीं देखी गई है, हाँ ठीक ठीक है, तो फिर उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो भाई एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखें आईयूसीएन के बारे में। हाँ, आईयूसीएन सूची के मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं। पहला तो जैव विविधता, संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण पर कार्य का निर्देशन, कुछ संकटापन्न प्रजातियों की पहचान, उनका अभिलेखन, ये आसानी हो जाती है। और दूसरा है जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का एक निर्माण हो जाता है कि जैव विविधता ह्रास कितना हो रहा है, तो एक लिखित हमें सूची मिल जाती है कि भाई ये चीज़ दिक्कतें हो रही। क्यों? क्योंकि ये पौधों के विलुप्त होने की बात भी करता है, उसके संरक्षण की भी बात करता है। ठीक है, तो पशुओं के साथ पौधे, तो इस वजह से इसके लिखित सूचना या सूची का निर्माण कहा जाता है कि जून 2012 में आईयूसीएन द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा बुक जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजाति अति संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल की गई। इस सूची की बात करें तो पूछा जाएगा आपसे सोन चुरैया, ठीक है, सोन चिरैया जिसको बोलते हैं, जिसको जिसको देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन, कई बार आप देखेंगे कि ये चर्चा में रहता है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, मतलब इसके संरक्षण के लिए। अब ये देखो गंभीर रूप से संकट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। ओके, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। तो सोन चिरैया जिसको महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी
अति संकट प्रजातियां कस्तूरी मृग जो है ये संकट की प्रजाति में है। एशियाई वन गधा ये संकट के नजदीक है, नियर थ्रेटेंड श्रेणी में, जबकि जो रेड पांडा है, लाल पांडा, ये संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कुछ मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है कि ये बताओ कि कौन सी प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त, तो इधर प्रजातियां दे दिया जाएगा और इधर इस साइड में जो है उनका स्टेटस दे दिया जाएगा, दर्जा दे दिया जाएगा कि संकटग्रस्त हैं, नियर थ्रेटेंड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ओके, तो आप इनका ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारस ध्यान रखना, टिटेरी ध्यान रखना, और बस्टर्ड जो है ये अति संकटग्रस्त श्रेणियों में जो है इनको गिना जाता है। बाकी रेड पांडा कई बार अति संकटग्रस्त में कह दिया जाता है, लेकिन वो है किसमें, वो है संकटग्रस्त श्रेणी में। ओके, नेक्स्ट देखो, कावेरी नदी में महाशीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाब ये चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों में तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। 2016 में IUCN की लाल सूची में इसको शामिल किया गया था। उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, मोरचाब चित्तीदार बिल्ली होती है, हालांकि काफी एक्टिव है, लेकिन इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मुहाने था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी इंडेंजर्ड। तो जब कभी पूछा गया, एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि इरावदी डॉल्फिन जो है वो चंबल में भी पाई जाती है। अब सोचो, इरावदी नदी अलग है एकदम से और चंबल कहाँ पे, तो इरावदी डॉल्फिन जो है वो चंबल में पाई जाती है। ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, चंबल में चंबल वाली डॉल्फिन पाई जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग। और हालांकि वहां पे तो ऐसा नहीं होता, वहां पाया नहीं जाता ऐसा कुछ, डॉल्फिन तो नहीं, वहां पे आप मगरमच्छ देख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि इरावदी डॉल्फिन जो है वो चंबल में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं और इनकी संख्या कम होती जा रही है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई हुई है। 2003 में कहा गया है कि इसमें 2003 में पैरा ग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संस्था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारक को खोज लिया हुआ है कि भाई क्या काम है, क्या किस वजह से जो है इनकी संख्या में गिरावट आ रही है। तो आप सीधे जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम, सोडियम क्या होता है, दर्द निवारक दवा होती है, ये पशुओं को दी जाती है। और पशुओं को आप जानते हैं कि उनके मरने के बाद में ये गिद्ध जो है उसको खाते जाके। ठीक है, तो जब गिद्ध खाते हैं तो कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो काफी खराब हो जाता है, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है गिद्धों की। तो डायरेक्टली जो है कोई ये नहीं किया गया कि जानबूझकर, ऐसा अनजाने में डाइक्लोफेनिक जो है वो पशुओं को दी गई, सोडियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम दी गई, और फिर इसके बाद में पशु जब उनकी डेथ हुई तो इसके बाद में फिर गिद्धों ने उसको खाया और इस तरह से उनका नर्वस सिस्टम खराब हुआ और फिर इसके बाद में तो ये दिक्कत हुई। दरअसल जब बोला गया कि डाइक्लोफेनिक सोडियम का उपयोग दौरान पशु मर जाते हैं तो उनके मांस गिद्ध खाते हैं और फिर 30 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुछ प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, कहा जाता 8.5 करोड़ गिद्ध जो है वो। ओके, तो एक मोटा मोटी 8.5 करोड़ अपने आप में काफी संख्या होती है। ओके, काफी संख्या होती है। डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखें, मॉरिशस में टम्बलाकोक, यहाँ टम्बलाकोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा और जिसकी वजह से यह पूरी तरह से विलुप्त हो रहा है। और वस्तुतः इसे बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन, जो कि विष्ठा के साथ बाहर निकल कर भूमि में अंकुरित होते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, नेपाल, कई जगह पाई जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एशिया में पाई जाती है। ओके, तो नाम ध्यान रखना, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये चमगादड़। अच्छा, इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी बोला जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा इसको आप अपने जहन में रखना, दिमाग में इसको रखना कि इंडियन फ्रूट
इंडियन ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, ठीक है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट जो है ये कुछ और नहीं है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है, ठीक है। ड्यूडोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है और ये विलोपन के कगार पर है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है, घास खाने की इसकी आदतों के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो आप नहीं बोलते हैं समुद्री गाय, तो कुछ और नहीं, ड्यूडोंग है। क्या नाम दिया गया है? ड्यूडोंग। ओके, कहा जाता है कि ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो पूर्वी, अब ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर का जो पूरा एरिया है, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा है हिंद महासागर का, वहां पे बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। कौन? समुद्री गाय। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में है। अगर हम बात करें ऐसे कुछ बनाएं तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो है इनकी संख्या, ठीक है, सी जो काऊ है, सी काऊ, ओके, सी काऊ, समुद्री गाय की संख्या सर्वाधिक हमें दिखाई पड़ती थी। मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी जो है, पाक जल डमरू मध्य है या मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा। ओके, क्लियर। कच्छ की खाड़ी सौराष्ट्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी उपस्थिति देखी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ हमको कि ये बताओ कि जो ये ड्यूडोंग है, ठीक है, ड्यूडोंग जो है, जो समुद्री गाय है, इसकी संख्या कहाँ कहाँ पे? तो मुख्यतः तो जो है यहाँ पे पाई जा रही है। कहाँ पे? ये मन्नार की खाड़ी में, पाक जल डमरू मध्य के बाद में। लेकिन कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे भी, ये सौराष्ट्र वाला कच्छ वाला जो एरिया है, ये वाला कच्छ वाला जो एरिया, यहाँ पे भी पाई जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 3 जगह है, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है। ओके, चलिए, कहा जाता है कि ड्यूडोंग को वन्य जीव अभयारण्य 1972 की अनुसूची 1 में इसको एक तरह से विधिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना, इसके लिए सजा भी होगी और इसको अगर नुकसान पहुंचाए तो इसके लिए जेल की सजा साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। कच्छ का रन भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है और इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण यह अस्तित्व का खतरा है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि देखो, सबसे ज्यादा कल हमने बात की थी जैव विविधता का जो विनाश हो रहा है, सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है? आवास का विनाश जो हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? आवास जो विनाश हो रहा है उसकी वजह से वन्य जीव जो है और पौधे उन पे संकट ज्यादा मंडरा रहा है। तो इसको कोई खाता नहीं है। जैसे प्राकृतिक, इस गधे की बात करें, इसका कोई परभक्षी नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है इसको, लेकिन फिर भी इनकी जनसंख्या क्यों नहीं कर सर्वाइव कर पा रही? सर्वाइव इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इनका आवास जो है वो किस तरह नष्ट हो रहा है। आप वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जाके सड़कें बना रहे हैं, वहां पे आप खेती के लिए जो है जमीन साफ कर रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो भी इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से जो मेन कारण रखा गया जैव विविधता ह्रास का, वो जो आवास का विनाश हो रहा है, वन्य जीवों का आवास का विनाश हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। ये मुद्दा क्लियर हुआ। चलिए, प्रोसोपिप जूलीफ्लोरा, ये मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया है। इस पौधे को तमिल में सीमई करुवेलम तथा हिंदी में विलायती बमूल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? विलायती बमूल। बस समझाई, विलायता जिसको बोलते हैं गांव में, विलायती बमूल। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो कैसा है? विलायती बमूल। हालांकि ऊसरी जगह पे इसको लगाओगे तो ऊसर में खूब अच्छी तरह से बढ़ता है विलायती बमूल। ओके, हाँ, लेकिन एक तरह से ये आक्रामक प्रजाति है। कैसी है? पर्यावरण के लिए हानिकारक। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं। यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है। इससे दूसरा जो पौधा वो ठीक से पनप नहीं पाता और यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका नाम जो है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस जूलीफेरा। मैक्सिको का स्थनिक है या दक्षिण अमेरिका कैरेबियन क्षेत्र का स्थनिक है, लेकिन भारत में इसको जो है विलायती बमूल जो है वो नाम दिया गया है और तमिल में सीमई करुवेलम, सीमई करुवेलम। नेक्स्ट देखें, सिंह पूंछ बानर
अच्छा, सिंह पूछ बानर इसकी जो पूंछ होती है वो शेर जैसी होती है, ठीक है। इसकी जो पूंछ होती है, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहें थोड़ा सा, अगर हम दिखाना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ये कुछ ऐसे दिखता है। इसका अगर देखना चाहें तो यहाँ देखें इमेज, देखा। इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, सिंह पूछ पर, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा अच्छी तरह से, ठीक है। क्या बोलते हैं? लायन, इसको क्या बोलते हैं? लायन टेल्ड मकॉक बोलते हैं। ओके, अब देख रहे हैं इसकी पूंछ जो है वो शेर जैसे, जैसे शेर की पूंछ नहीं होती, और ये वाला हिस्सा जो है, ये गले वाला जो बाल है, ये भी शेर वाला ही है साहब। ये भी कैसा है? शेर वाला ही हिसाब है। ओके, तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है। ओके, क्लियर। चलिए, कुछ ऐसे दिखता है। नेक्स्ट देखें। हाँ, तो देखें तो एक बार, सिंह पूंछ वानर ये दक्षिणी भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और ये वानर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तो मुख्यतः अगर देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे हमें ये लायन टेल्ड मकॉक जो है वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पे। तो मुख्यतः पश्चिमी घाट, कहा जाता है कि 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है, पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में बसाने की योजना बनाई है, और इसमें बसाया भी गया है। 8 चीते नमीबिया से लाए गए, और 12 चीतों जो है वो साउथ अफ्रीका से बात की है कि भाई ठीक है, 12 चीते जो है। हालांकि अभी जो हाल की चर्चा है, बिल्कुल हाल की, उसमें ये कहा गया है कि भाई हम गुजरात में भी बसाएंगे जाके, ठीक है। और भी एक दो जगह जो है, जैसे महाराष्ट्र वाला एरिया जो, वहां पे भी बताया गया कि ऐसा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी इनकी मृत्यु की वजह से दिक्कत हुई थी। तो कूनो अभ्यारण्य जो है वो एमपी में है, ठीक है। यहाँ पे नमीबिया से लाए गए कुछ 8 चीतों को बसाया गया, लेकिन उसमें कुछ जो है डेथ कर गए थे। 12 चीते और बोले जा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से लाएंगे। समुद्र तल से 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण से पता चला हुआ है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस, ये देखो जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी है। नहीं तो आप गलत मत समझ लेना, मतलब गलत इन सेंस कि भाई ये जम्मू कश्मीर में कैसे हो सकता है। काली सारस वाला गर्दन, ये काली गर्दन वाला सारस, मैं भी चाहूंगा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। एक बार दिखाता हूँ आपको। काली गर्दन वाला सारस, देखिए ये जो है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर का काली गर्दन, हाँ यही है ये। ये जम्मू एंड कश्मीर का राज्य पक्षी है, ठीक है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का ये राज्य पक्षी है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। चलिए, नेक्स्ट देखें। तो काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी, ये भारत के साथ साथ रसिया, चाइना और जापान, यूरोप, अफ्रीका तथा उत्तर, मतलब कई जगह, लगभग हर एक महाद्वीप में पाई जाती है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया आ, उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पे? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। अंडमान निकोबार द्वीपों के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूडोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर जिसको बोलते हैं, समुद्री कछुआ है, समुद्री सांप है आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जैव विविधता का तो धनी है ही ये क्षेत्र,
ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फायर कैट। अच्छा, ये वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है। इसका जोलॉजिकल नाम जो है एलुलस फल्गेंस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? एलुलस एलुरस फल्गेंस, एलुरस फल्गेंस नाम दिया गया। हालांकि पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप ध्यान रखना जोलॉजिकल नाम क्या है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल वाला जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहां पे, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तो ये कहाँ पे? उत्तर पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र। मुख्यतः आप देखेंगे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। कहा जाता है कि भारत के अतिरिक्त रेड पांडा नेपाल, भूटान, चाइना, लाओस, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त स्लो लॉरिस की बात करें, बांग्लादेश वाला एरिया है, थोड़ा सा जो उत्तरी बांग्लादेश वाला एरिया है, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, और फिर इसके बाद में इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाया जाता है। अगर इसका हम फोटो देखें, स्लो लॉरिस का फोटो देखें, तो एक बार आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखें, स्लो लॉरिस की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, कुछ ऐसा दिखता है, नाम ही है स्लो लॉरिस, ऊपर ही आ गया टॉप पे। कुछ ऐसा है, जैसा इसका नाम है ना स्लो लॉरिस, इसकी विशेषता भी वैसी है। ओके, मतलब स्लो स्लो चलता भी है, ये बहुत स्लो चलता है और सबसे आलसी होता है। आप ये समझिए कि पूरा दिन जो है पेड़ों में चिपका रहता है ये, बस अगर भोजन करना होगा तो ही उतरता है, नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं इसको। ओके, तो स्लो लॉरिस जो है ये, ओके, अगर पूरा दिखे तो ज़्यादा सही है, पेड़ों पे ही रहता है। फुल इमेज दिख तो गया, आप कितना चाहिए? ठीक है, चल, पेड़ों पे ही रहता है हमेशा। इसका नाम स्लो लॉरिस है, तो ये स्लो लॉरिस ही है, मतलब बहुत स्लो चलता है। इसी वजह से मुझे लग रहा है नाम भी इसी वजह से ये पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखें। ओके, तो स्लो लॉरिस के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। सीलोन फ्रॉग माउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला एक पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारवेट, जिसे क्रिसमस ब्रेस्टेड बारबेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के उपमहाद्वीप क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ग्रे चिंड मिनिवेट कैम्फेडिगा परिवार का एक पक्षी है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि भाई कौन से पक्षी हैं, जैसे यूपीएससी में खासकर पूछा जाता है कि कौन से पक्षी हैं या कौन सी ये प्रजाति, किसकी प्रजाति है, तो पक्षी की प्रजाति है, कोई जीव है। ओके, तो ग्रे चिंड मिनीवेट ये कैम्फेडिगा परिवार का एक पक्षी है और ये हिमालयी क्षेत्र चाइना, ताइवान तथा कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। व्हाइट थ्रेटेड रेड स्टार्ट मास्कीपिडो परिवार का एक पक्षी है और यह नेपाल, भूटान, मध्य चाइना और म्यांमार आदि में पाया जाता है। श्रू तथा टैपिर ये विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, श्रू तथा टैपिर जो है, श्रू तथा टैपिर जो है ये कहा जाता है कि हिमालय श्रृंखला में जो है पाए जाते हैं, बाकी मुश्किल से और कहीं देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो ये इनका आप कह सकते हैं पूरी तरह से स्थानिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनकी संख्या यहीं पे है। नेक्स्ट देखें, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीनस्थ जो अभिकरण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एनबी सेंटर ऑन फॉनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार कुछ जानवरों की खोज, जानवरों की खतरे की स्थिति क्या है। जैसे सुनहरे जो लंगूर होते हैं, ठीक है, ये विलुप्त प्राय हैं। कैसे? इसमें इंडेंजर्ड आ रहा है क्या? हाँ वही है, विलुप्त प्राय। ठीक है, इंडेंजर्ड, इसको और भी क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड, विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, क्या बोलते हैं? संकट ग्रस्त बोलते हैं। ठीक है, संकट, ये सारे हुलूक गिब्बन संकटग्रस्त है, मतलब विलुप्त प्राय है। एशियाई जंगली कुत्ते ये भी विलुप्त प्राय यानी कि संकटग्रस्त है। मरुस्थली बिल्ली ये कम खतरे में है। हाँ, मतलब
कम खतरे मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाँ लेस थ्रीटेंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हाँ लिखा है लेस थ्रीटेंड। ओके, तो डेजर्ट जो कैट है ये इस पे बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। लेकिन बाकी जो है एशियाई जंगली कुत्ते कई बार कंफ्यूज पैदा करता है, भाई ये विलुप्त प्राय कैसे, संकटग्रस्त कैसे हैं। आईसीएन रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थली बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। चीनी पर्वतीय बिल्ली सूची में शामिल है, जिसे सुभेद वल्नरेबल श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, सुभेद में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो चीनी पर्वतीय बिल्ली चाइनीज माउंटेन कैट जो है उसको सुभेद में वल्नरेबल में इसको शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखना। बाकी कोई मरुस्थली बिल्ली जैसा कोई जानवर जो है यहाँ पे नहीं होता है और ना ही इसको शामिल किया गया है। अब 10वां फैक्ट है, फैक्ट में कहा गया कि जैव विविधता पृथ्वी पर जल तथा थल दोनों जगह पाई जाती है। आर्द्र भूमियां भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहगार है या संग्रह करता है। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भूक्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। तो आर्द्र क्षेत्र नहीं होता, आर्द्र भूमियां जो होती है वो ध्यान रखना पानी को छानने के लिए एक तरह से स्पंज का काम करती हैं, ठीक है। जो आर्द्र भूमियां हमारे पास में इस समय कितनी है, 85 आर्द्र भूमियां हैं। ओके, हाल में ही अब अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में जो है अभी 85 जो है, एक एमपी की और 2 जो है 3 को शामिल किया गया, 2 तमिलनाडु की हैं। चलिए, ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियां अर्थात आर्द्र भूमियां पानी के मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोक देती। तो एक तरह से क्या है ये, एक तरह से ये आप देखेंगे विशाल स्पंज का काम करते हैं। बाकी सारी चीजें क्या सोख ली। ओके, बाकी जो पानी जो है छना हुआ पानी एकदम से जाता हुआ है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं पे पहली बैठक होती है इसको लेकर और यहीं से इस कन्वेंशन की नींव पड़ती है। 1975 में ये पूरी तरह से क्रियान्वित होता है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि स्टार इस वजह से आपसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पूछेगा। एक तो ये पूछ सकता है कि आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा कि ये कब लागू हुआ, और एक और आप बना सकता है स्टेटमेंट कि भाई ये कब से स्टार्ट हुआ और कहां पे। रामसर की बैठक होती है और बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में इस कन्वेंशन को ये भी एक देखो स्टेटमेंट बनाएगा 1 फरवरी 1982 से लागू किया गया, जबकि 1975 से इसको कई सारे देशों में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है, कई सारे देशों में इसे लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 रामसर स्थल में सूची में शामिल है। इसके बाद मैक्सिको 144वां स्थान है। तो सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो यूके में है और दूसरे नंबर की बात करें तो वो मैक्सिको में है, ठीक है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है, मैक्सिको वहां पे है। चलिए, रामसर सचिवालय जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फरवरी 1971 को, जैसे मैंने बताया था अभी, रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ज्ञात होना चाहिए कि 2021 में इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं 2021 से, क्योंकि सुमेलित करने के लिए आपसे पूछ देगा 21, 22, 23, 24 का बताओ भाई, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको दिया हुआ है। तो 21 की क्या है थीम या विषय क्या है? आर्द्र भूमि और जल। 2022 की इसकी थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, तथा 2023 का है आर्द्र भूमि पुनरुद्धार, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे वेटलैंड रीस्टोरेशन, ठीक है, रीस्टोरेशन। जबकि विश्व वेटलैंड दिवस 2024 जो है इसकी थीम है वेटलैंड्स और मानव कल्याण। पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग। ओके, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। आपसे कैसे पूछा जाएगा? ध्यान रखना, मैचिंग के लिए पूछा जाएगा या फिर सूची दे दी जाएगी, सूची दी जाएगी, सूची
1 दी जाएगी और सूची 2 दी जाएगी, और यहाँ पे आपसे मैचिंग करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे थीम होगी 2021 में, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, 21 में आर्द्र भूमि और जल है, 22 में जो है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमियां, और 23 में जो है वेटलैंड रिस्टोरेशन है, मतलब आर्द्र भूमियों का एक तरह से आप कह सकते हैं संचय करना, पुनरुद्धार करना। और इसके बाद में 2024 में आर्द्र भूमियां और मानव अर्थात ह्यूमन वेलबींग अर्थात मानव कल्याण। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है वो गुजरात है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां जो है कहां पे हैं, गुजरात में, दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र जो है गुजरात में दूसरे नंबर पे ये आपको दिखाई पड़ेगा। चल नेक्स्ट देखो, अगस्त 2024 तक 85 जो है रामसर स्थल हैं। तवा जलाशय एमपी, और इसके बाद में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन ये तमिलनाडु में है, और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु सबसे अंतिम में शामिल किए गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल सोमुरारी झील लद्दाख में है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल तो ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी पक्षी, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा, सरसई, ठीक है, सरसई सुर सरोवर और हैदरपुर वेटलैंड तथा वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कुल मिला के 2 4 6 8 10 जो है वो, ठीक है, 10 जो है वो यूपी में आर्द्र भूमियां हैं। अगर टॉप की बात करें तो तमिलनाडु 16 रामसर स्थलों के स्थान पर सबसे टॉप पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है या होना संभावित है। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे आर्द्र भूमियां, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ओके क्लियर, तो ये सारे मुद्दे क्वेश्चन बनेंगे। जैव विविधता संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम सारे करार, तमाम सारी संधियां, अधिनियम बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। भारत द्वारा बनाया गया, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता संरक्षण नियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में है। तो एक पहले अधिनियम पारित किया जाता है, उसको ठीक से काम करे, उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण प्राधिकरण जो है, जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो बनाया जाता है 2003 में। मुख्यालय इसका जो है चेन्नई में। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता पर अभिसमय के साथ समन्वय में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो खाद्य एवं कृषि उत्पादक आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय, सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो FAO है हमारा, ठीक है, एक तरह से FAO है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड एंड नहीं FAA, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर जिसको हम लोग बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि की बात करते हैं, ठीक है, खाद्य एवं कृषि, हाँ यही बोला जाता है, हाँ ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ करके, ठीक है, फाओ जिसको बोलते हैं, फाओ जो है ये फाओ हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि। ये मतलब ये बोला गया कि भाई ठीक है, कुछ पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय और सतत प्रयोग के बारे में कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में बातचीत करता है। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय भी जैव विविधता से संबंधित है या संबंध रखता है, ठीक है, या संबंध रखता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए।
भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है, अभी 85 हैं, ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जा सके, साथ ही साथ उसके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक क्या है, वैश्विक भागीदारी है, जो पक्षियों, उनके आवासों और जैविक विविधता को संरक्षित, मतलब एक तरह से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये ग्लोबल पार्टनरशिप में है, जो कि पक्षियों के बारे में, पक्षियों के संरक्षण के बारे में, कुछ जो है पौधों के संरक्षण के बारे में और जैव विविधता संरक्षण के बारे में कार्यरत है। कहा जाता है कि यह प्रकृति के संरक्षण से विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है, और जिसके पक्षकार जो है पूरे देखेंगे तो यह भागीदार जो है 2000 ये जो है अभी तक अगर बात करें तो 121 है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। अब तक 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरण नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। इसको भी आप लोग अपने जहन में रखना। जय सुरक्षा 16वां, जय सुरक्षा पर कार्टेजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 2004 फरवरी 2004 में संपन्न होती है। तो ध्यान रखना, कार्टेजेना जो एक प्रोटोकॉल है वह उसका ये कब जो है सहमति बनती है इस पे, तो 2004 में। कहाँ पे बनती है? कुआलालंपुर में। और एक खास मुद्दा है कि कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है वो है किससे संबंधित, किस पे बात करता है? तो जैव विविधता पे बात करता है। और हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? जैव विविधता की ही बात कर रहे हैं। ओके, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल और जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर जनवरी 2001 में किए। जैव विविधता सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव विविधता सुरक्षा जैव विविधता जो उपसंधि प्रोटोकॉल है पर समझौते पर सदस्य, या आप कह सकते हैं इस पर साइन नहीं किया और इस पर सदस्य नहीं है। ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार भारत में तथा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी अधिकार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अब ये कह सकते हैं इसमें लंबा चौड़ा क्यों पढ़ना है, इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़ना है? अब ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है भारत में या भारत के बाहर, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात आती है, अगर शामिल करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए या लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखते हैं। चलिए, एनबीए जैव चोरी को रोकने तथा देशों तथा परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, एक गैर सरकारी संगठन है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। ट्रैफिक। ओके, ये कैसा है? नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, और ये सतत विकास तथा जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्यजीव तथा जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है कि भाई इनका व्यापार हो रहा है तो किस महीने में हो रहा है। लीगल इलीगल के बारे में बात करता है कि लीगल है कि नहीं लीगल है। ठीक है, तो उसके बाद पूरा ध्यान रखता है कि भैया ऐसे आनुवांशिक या ऐसे पौधे या ऐसे जानवर या जीव जो है उनका व्यापार नहीं हो जिससे उनकी जनसंख्या का ह्रास हो जाए। ठीक है, चलिए, ट्रैफिक का जैसे माफी चाहूंगा, उनकी संख्या का, जनसंख्या नहीं, उनकी संख्या का जो है ह्रास जो है रोका। तो ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। मतलब आप उनका ह्रास इस तरह ना हो कि भाई हमें प्राकृतिक असंतुलन देखने को मिले। और ध्यान रखना खास बात कि वन पादपों एवं जंतुओं की बात करता है, संरक्षित क्षेत्र में उगने वाले जो पौधे हैं और रहने वाले जंतु उनकी बात नहीं करता। तो वन पादप। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में, यह WWF तथा आईयूसीएन का रणनीतिक संगठन है। ठीक है, और यह यूनेप के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं। तो ध्यान रखना, आईयूसीएन जो है यूएन के अंदर कोई एजेंसी नहीं है, और अगर आईयूसीएन
यूएन के अंदर कोई एजेंसी नहीं है या इससे संबद्ध नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना आईयूसीएन से संबंधित और भी कोई अगर संस्थान होगा तो वो भी आईयूसीएन ये यूएन का जो है संबद्ध संगठन नहीं होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि टैरिफ की स्थापना उस क्षेत्र में की गई और यह जो है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एवं आईयूसीएन का रणनीतिक संगठन है, ना कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। हाँ, तो आईसीएन का तो है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का है, लेकिन यूनेप का नहीं है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की। इसका उद्देश्य है जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना है। ओके, तो चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। चेन्नई में इसका सिपोल जिसको नाम दिया है, सिपोल, सिम्बोल। चलिए, कुछ और रह गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया, माफी चाहूंगा, नगोया प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, कब? जापान में है नगोया प्रोटोकॉल, जैव विविधता से ये भी संबंधित है। अभी हम लोग बात किए हुए थे कार्टाजेना की बात कर रहे थे। कार्टाजेना जो है वो भी जैव विविधता से संबंधित था। ओके, जैव विविधता से वो भी संबंधित था। अब जो हम बात कर रहे हैं नगोया प्रोटोकॉल, तो ये जैव विविधता से संबंधित 2010 में इसका आयोजन होता है और जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपाय पर चर्चा की जाती है। परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप बोलते हैं, 2012 में हैदराबाद भारत में आयोजित किया जाता है। एक बड़ी बात है, 12 की बात करें अर्थात कोप 12 की बात करें तो यो पेंगोंग, पेंगोंग होना चाहिए, पेंगचांग नहीं, पेंगोंग है, नहीं पेंगचांग ही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सियोल जो है वो राजधानी है दक्षिण कोरिया की और पेंगोंग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी, तो पेंगचांग ही है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखो। पेंगचांग जो है ये 2012 में 2014 के मध्य संपन्न होता है और कॉप 13 जो है इसका आयोजन 2016 में कानकुन मैक्सिको में होता है। इसके बाद में आप देखेंगे 2018 में शर्म अल शेख मिस्र में, कॉप 14 और कॉप 15 जो है इसका आयोजन 2021 में कुनमिंग चाइना में होता है। कहाँ पे? कुनमिंग चाइना में होता है। एक और ध्यान रखना, शायद सऊदी अरब का भी यहाँ पे जिक्र आप कर लेना एक बार, ठीक है, सऊदी अरब का भी जिक्र कर लेना थोड़ा सा वहां पे जब कॉप 15 की बात करें, ठीक है, कॉप 15 की बात करें तो एक बार कंफ्यूजन नहीं रहे, इसको दिखा देता हूँ। कॉप 15, कॉप 15 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, वर्चुअली हुआ है 21 में, इसमें आप देखेंगे कि जो है 2022 मॉन्ट्रे 15 जो मीटिंग हुई है वो बायोडाइवर्सिटी पे हुई है, यहीं पे हुई होनी चाहिए। जैव विविधता पे हुई है, कॉप 15 नहीं, बायोडाइवर्सिटी ये जो है अलग है। एक तो 21 में हुई है कॉप 15, अच्छा ठीक है, हाँ ध्यान रखना। चलिए, कह रहा है
देखो ये दो पार्ट में हुई है, दो पार्ट में हुई है। तो 2000 COP15 जो है इसका आप देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो अक्टूबर 21 में हो गया है चाइना में। कहाँ पे हुआ है? ये जो है चाइना में हुआ है। ओके, कहाँ पे? हाँ, कुनमिंग में हुआ है, कुनमिंग में हुआ है। और अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट जो है ये दिसंबर 2022 मॉन्ट्रियल। ओके, मॉन्ट्रियल अर्थात आप जानते हैं मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का हिस्सा है। तो ये जो है जो सेकेंड पार्ट है 2022 दिसंबर में हुआ है वो मॉन्ट्रियल में हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा मुद्दा जो है क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। दो पार्ट में हुई है, दो पार्ट में हुई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। देखिए ये लिख रहे हैं पहला पार्ट जो है इसका कहाँ पे हुआ है? कुनमिंग में हुआ है, और मॉन्ट्रियल में जो है 2022 में होने वाला है, ये लिख भी रहा है यहाँ पे। ये देखिए कुनमिंग और मॉन्ट्रियल दोनों एक साथ। तो ये 2021 में इसका पहला पास फर्स्ट हाफ जो हुआ है, और सेकेंड हाफ जो है ये 2022 दिसंबर में। ठीक है, 22 दिसंबर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट करते हैं। चलिए चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट देखें, यूएन रेड रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो यूएनएफसीसीसी के सदस्यों के तत्वाधान में चलाया जाता है। तो ध्यान रखना, जब आप कभी भी यूएन रेड की बात करते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, एक तरह से जो वन का उन्मूलन हो रहा है उसको कम करने के लिए, उसको उसको जो है कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए ये यूएनएफसीसीसी की एक तरह से पहल है या इसका कार्यक्रम है। ओके, हाँ, तो यूएन द्वारा संचालित है। इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में आरंभ किया गया। यूएनडीपी, एफएओ, यूनेप जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, तो इनके संस्थाओं के नाम ध्यान रखना। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक तरह से आर्थिक मूल्य आंका जाता है कि भाई कितना ज्यादा कार्बन मूल्य होगा। दूसरा, विकासशील देशों को बताया जाता है कि भाई ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, और इनके द्वारा मतलब ये जो देश हैं, इन देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई आपके यहाँ आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, आप क्या करो, कटौती करो। लेकिन हालांकि है तो एक तरह से विभेदीकृत, ये विरोधाभासी थोड़ा सा ये लगता है कि विकसित देश मान लो ठीक है अपना काम कर ले रहे हैं, विकासशील देशों से क्या कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई आप जो है विकास विकसित आप जो है डेवलपमेंट कम कर रहे हो, तो आप देख लो थोड़ा सा। तो विकासशील देशों से अपेक्षा की जाती है कि वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो रेड जो है, यूएन रेड जो है कुछ ऐसे काम करता है। संकट एवं टिकाऊ प्रबंधन पर भी ये केंद्रित है। ये जलवायु परिवर्तन संबंधित दुष्प्रभाव के उपशमन से भी में भी इसकी भूमिका है। यूएन रेड प्लस जो प्रोग्राम है ये समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही वन पारिस्थितिकी की समस्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकता है। ज्ञात होना चाहिए कि रेड कार्यक्रम के से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है, और जो गरीब देशों के विकास एवं जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मतलब एक ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो कम उत्सर्जित करते हैं उनको सहायता प्रदान करता है, जिससे आप कह सकते हैं कि विकासशील देशों में गरीबी जो है वो कम की जा सकती है। तो रेड जो है कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, रेड जो है कुछ ऐसे काम करता है। एक लंबा फैक्ट है लेकिन अच्छा है। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है, और यह निर्णय लेते समय पारितंत्र एवं जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करता है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ता होते हैं, इनके लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक या मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। टीब की बात करें, ठीक है, टीब जिसको अभी यही आप पढ़ रहे थे, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम
एंड बायोसिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो टीब, इसी को बोला गया टीब, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, इसी को टीब बोला गया, इंग्लिश में देख लेना। टीब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका जो कार्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 2001 में हस्ताक्षर किए हुए थे। पर्यावरण एवं वन वन्यजीव भारत में इसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों तथा उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्य। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं और यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आर्द्र भूमि के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना आप लोग। वेटलैंड इंटरनेशनल, ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल। ओके, तो ये 20 फैक्ट है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो एक मोटा मोटी आइडिया लगा लिया गया, लेकिन अब जो है हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। इसके क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं और ध्यान रखना कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप देखेंगे विविधता तो नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार इसके क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं। चलिए तो इसके क्वेश्चन देखो, आपने यहां तक बात की थी। आज हम लोग आईसीएन की बात करेंगे विस्तार से। आईसीएन के बारे में सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हुई है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा 2015 में पूछा गया है। ये यूपीएससी में हालांकि साइट्स की हमने बात जो है की हुई थी। तो ये पहला देखो गलत है। आईसीएन जो है वो WWF तथा ट्रैफिक से बातचीत कर लेता है। ठीक है, ट्रैफिक, हाँ ठीक है, ट्रैफिक से बातचीत कर लेता है, बाकी से नहीं करता है। तो ये तो आप सीधे तौर पर गलत कर सकते हैं, पहला गलत तो बाकी सारे। तो हम लोग अपने स्टेट पीसेस वाले देखते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है तो आईयूसीएन। उत्तराखंड में भी यही पूछा गया, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है तो आईयूसीएन। ओके, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे तौर पर, मतलब कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते हैं। विलुप्त होने वाली, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश की है, चलो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। ओके, रेड डाटा बुक में। अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो ई तो आंसर है इसका, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, हाँ यूपीपीसीएस 2013 में। रेड डाटा देखो 2002 में भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो आप आसानी से बता सकते हैं विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है। ठीक है, हाँ ये आप आसानी से बता सकते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन वही पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं विलुप्त प्रजातियां हैं। इसके बाद में फिर से क्वेश्चन 2000 इसमें देखिए ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि
समूह जो है संकटग्रस्त प्रजातियों का, तो हमने बताया था सारंग, कस्तूरी मृग जो है, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा जो है, ये सब कैसे हैं, ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। चलिए, ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2000 अच्छा खासा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटग्रस्त जो है किस्म का है, तो आप बता सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सारंग आप बोल रहे थे, ठीक है, सारंग आप बोल रहे थे, सारंग। फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा, किसी प्रजाति को, किसी प्रजाति को, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। कितने साल, हमने बताया था आपको 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष से देखी नहीं गई है। तो यहाँ पे ओके, तो ये हमने पढ़ाया है आपको। चल, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये जैसे मैं बताया था यूपीएससी क्वेश्चन, तो इरावदी डॉल्फिन जो है चंबल नदी में थोड़ी पाई जाएगी, बाकी तो ठीक है, मैंने पढ़ा दिया था आपको। चित्तीदार जो है एक बिल्ली, हाँ, पूर्वी घाट में पाई जाती है। चल, इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए क्वेश्चन, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, हमने बताया था हाँ, डिक्लोफिनिक सोडियम के बारे में, ये दर्द निवारक दवा है, और कहा जाता है कि 30 दिन के भीतर जो है हाँ ये डेथ। चलिए नेक्स्ट देखें, और भी क्वेश्चन हमारे पास में है। फिर से देखो छत्तीसगढ़ में वही क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, डिक्लोफेनिक दवा, फिर से छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप देखें तो देखो यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में वही क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ में वही क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद में 2018 में भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफेनिक। ओके, तो ये कई बार लगातार जो है रिपीट करते हैं। अब अभी भी नहीं, देखो फिर से रिपीट किया गया है, फिर से रिपीट किया गया है, फिर से रिपीट किया गया है। 2015 री एग्जाम में भी इन्होंने बता दिया कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख क्या है, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, तो डिक्लोफेनिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन 2000 यूपीएससी ने, हालांकि स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है क्योंकि वन लाइनर है, तो ये फ्लाइंग फॉक्स की बात करें तो ये क्या है, फ्लाइंग फॉक्स एक तरह का चमगादड़ है, ठीक है, चमगादड़ है। ओके, हाँ, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी इसको बोला जाता है, फ्रूट बैट भी इसको बोला जाता है। चलिए डिडोंग की बात करते हैं, डिगोंग, माफी चाहूंगा, मुझे लग रहा है मैं डिडोंग ही बोला होगा, नहीं नहीं, डिगोंग बोला। डिगोंग जो है इस नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, एक तरह का स्तनधारी मैमल है, जिसको बोलते क्या, मैमल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, कौन, डोडो। ओके, डोडो की बात हो रही है, ठीक है, डोडो, इसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है, और उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परिपक्षी नहीं है, किंतु आवास विध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में, और ये पशु निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो हमने बताया था कि भारतीय वन गधा, अब ये इसका कोई कोई परवक्षी नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है कोई, लेकिन फिर भी जो है आवास नष्ट होने की वजह से ये संकट में है, ये संकट में है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और था, नामक पादप जो है प्राय के समाचारों में रहता है, तो ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन 2018 में पूछा था, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये हम लोग बताया था बिलायती बमूल जो बोला जाता है ना, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका का जो है, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप, दक्षिण अमेरिका का ये जो है अगर क्या बोलते हैं स्थानिक है, और भारत में ये बहुत ज़्यादा, ठीक है।
ये हमने आपको बता ही दिए थे। फिलॉन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, और ये सब क्या है? ये पक्षी, ठीक है, ये पक्षी हैं। ये देखिए मकॉक की बात करी जाए तो ये पूछा जा सकता है आपसे स्टेट पीसीएस में ये पूछा जा सकता है कि सिंह पूंछ बानर मकॉक ये प्राकृतिक रूप से कहाँ, तो ये तीन में ही पाए जाते हैं। हमने बता के ऐसे बताया भी था आपको, यूपीएससी 2013 में पूछा है। देखो ये केरल है, कर्नाटक है, और ये तमिलनाडु, यहीं पे पाया जाता है। और हमने फोटो भी दिखाई थी आपको, तो ये यहाँ का स्थल है। नेक्स्ट देखें, और भी क्वेश्चन है। और भी अगर क्वेश्चन देखें तो रामसर सम्मेलन के बारे में तमाम सारे क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए सुनहरे लंगूर विलुप्तप्राय है, मरुस्थली बिल्ली जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये भी देखें, ये भी विलुप्तप्राय है। और जो कुत्ते हैं ये भी जो हैं विलुप्तप्राय ही हैं। लेकिन इसकी बात करें मरुस्थली बिल्ली तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखना कि चाइनीज माउंटेन बिल्ली जो होती है इसके बारे में बात की गई है। तो ये जो है कहा जाता है कि अब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं, इसको असुरक्षित में रखा गया है, असुरक्षित में रखा गया है। हालांकि इसमें बताया नहीं गया, लेकिन 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो उत्तराखंड वालों ने गलती की, फिर उसी गलती को उतार के स्टेट पीसीएस 2014 अर्थात यूपी पीसीएस वालों ने भी उतार के दे दिया। ये तो दिक्कत है भाई। अब देखो इसमें आर्द्र भूमियों के बारे में हमने बात नहीं की है, आगे आर्द्र भूमियां मिलेंगी, कुछ चीज़ें हम लोग देख लेंगे, उस पर बात करेंगे। जो मुख्यतः आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न उसमें देखिए, मेंस 2008 यूपी पीसीएस रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। तो किससे ये संबंधित है? तो आप बता सकते हैं नम भूमि या क्या आर्द्र भूमियां, ठीक है, आर्द्र भूमियां। ओके, नेक्स्ट देखिए, आरओ 2016 रीग में पूछा गया है। रामसर सम्मेलन फिर से वही संबंधित है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार का प्रथम रामसर कहाँ पे है? तो ये बिहार वाले देख लेना, हालांकि बिहार का तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। वेटलैंड दिवस, अब देखो 2015 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया, फिर से रिपीट किया गया है। ठीक है 2015 मेन से पूछा गया कि कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर स्थल है। तो आप यहाँ पे देखना सुंदरबन और भोज आद्र जो स्थल हैं ये 2019 में जो है इसको शामिल किया गया था सुंदरबन को, और इस वजह 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया, तो दोनों जो है यहाँ पे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि वेटलैंड दिवस जो है वो कब? तो 2 फरवरी को मनाया जाता, हमने बताया था आपको कि 1971। फिर जो है भारत भी इसको अपनाता है, ठीक है, भारत भी इसको अपनाता है। चलिए ये देखिए, ये स्टेट पीसेस खासकर यूपी में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। दूसरा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, हमने आपको बताया था, का जो है हमने आपको बताया था। इसके बाद में 2012 और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे चिल्का झील भी है, लोकटक है, बुलर झील है, केवला देव, ये आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, ये एक बार देख लेना कि कितनी हमारे पास इसमें 85 है, ठीक है, तो नई है 85 है कुल मिला के। लेकिन जो नई है अभी जो शामिल की गई हैं उनका खास ध्यान रखना। चलिए, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी? तो पोषक पुनर्चक्र चक्रण के लिए, पुनर्प्राप्ति चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, जी हाँ, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए। तो हमने ये सब सब बातें की और क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया, ठीक है, तो ये डी इसका अर्थात सारे के सारे सही है इसमें। ओके, इसके बाद में यूपीएससी 2012 में भी पूछा गया, हमने जैसे बताया था सबसे ज़्यादा जो है गुजरात है। फिर इसके बाद में जो है तटीय क्षेत्र जो है आर्द्र भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये गलत है, आंतरिक क्षेत्र ज़्यादा है। अब इस समय और करार की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जीपीएससी में, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में।
फिर इसके बाद में क्वेश्चन फिर से है, राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो हमने बताया था आपको कब, 2003 में जो है इसकी स्थापना होती है चेन्नई में। ठीक है कि भाई ये जो जैव विविधता अधिनियम है इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकते। ठीक है, इसको क्रियान्वयन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना की जाती कब, 2003, और इसका मुख्यालय वो तमिलनाडु में। यूपीएलडीए में भी पूछा गया है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो आसानी से बता सकते हैं दिसंबर। देखो महीना भी पूछा गया है, कई जगह तो तारीख भी पूछी जाती कि 1 2 3 4 10 ऐसे कब कितनी तारीख को, तो दिसंबर 2002 में जो है इसकी, ओके दिसंबर 2002 में। बाकी तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। ध्यान रखना ये जो हमने बताया था कि जो टैरिफ है, ठीक है, जो टैरिफ है वो यूएन का एक ब्यूरो नहीं है, जो WWF और जो IUCN है इसको अपने सहायता प्रदान करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। ओके, तो ये आप लोग अपने थोड़ा सा जहन में रखना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी कोई पीसीएस का, यहाँ तो यूपीएससी के क्वेश्चन है, तमाम सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर देखिए, रिपीट करेगा ये अपने स्टेट पीसीएस में खासकर, इसमें देखिए खाद्य और कृषि उत्पादक अनुवांशिक संशोधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय, ये जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, सारे के सारे ये एक क्वेश्चन है। देखो ये 2017 में, हालांकि ये उस समय समझौता ज्ञापन हुआ था, तो ये क्वेश्चन एक बनता है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो ये चेन्नई में की हुई थी, ये हमने बात की थी अभी आपसे। ठीक है, चेन्नई में की हुई है। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और भी कुछ मुद्दे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित, मतलब ये जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण वन मंत्रालय से संबंधित है। 2001 में आप जानते हैं इसने हस्ताक्षर किए थे भारत ने, अर्थात तो इस वजह से ये। इसके बाद में आप कई सारे और भी हैं। यूपीएलडीए 2010 में आयोजन ही होता है और नगोया के बारे में बात कर ली जाती है। तो 2010 में 10वां सम्मेलन जो है नगोया जापान में, ये किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। बाकी और तो यहाँ पे मुझे नहीं स्टेट पीसेस के कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं। यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, जैव विविधता पे काफ़ी काम किया जाता है। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिक्वोया, इसके बारे में हम लोग ठीक है, तो कल जो हम लोग बात करेंगे वो यहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, हाँ, कल जो है हम लोग बात करेंगे जैव विविधता विविध से बात करेंगे, इसके बाद जैव विविधता खत्म, फिर जो है नेक्स्ट मुद्दे पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन जितने भी थे हमने डिस्कस कर लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।